जाएगा, माहौल दिया जाएगा तब वो बोलेंगे। देखिए, देश की समस्याओं पर तब वो बोलेंगे। उनके लिए क्या किया जाए? डांस किया जाए कि प्रधानमंत्री जी बोलिए? डर के भाग जाते हैं। बताइए, आज दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, 5वां ये हम डील करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। मैं मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। 1941 में क्या कहा था हिंदू महासभा ने? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में, जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनता, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बीच में आप लोगों के मुद्दे को लेकर के हम आते हैं और बातचीत का दौर चलाते हैं। आज हम मुद्दे पर आए और आपको बताएं कि आज किस टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले हम जनता से मुखातिब होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आज वो इंडिया डेली को क्या कुछ सुनाना चाहते हो। इंडिया डेली के जरिए बाकी दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स टेलीविजन पर सब कुछ देखते हैं, उनको क्या कुछ सुनाना चाहेंगे। आप लोग में से सब सुना सकते हैं, कोई कविता, कोई गाना, कोई शायरी, कोई सटार, कोई राजनीति पर, या अगर कोई चाहे तो राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ पर उठा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए, देश में यही है कि देश में हर वर्ग के लिए रोजगार और एकता, ये कैसे सद्भावना लोगों में आए, इस पे नेताओं को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। कुछ सुना दीजिए गा के। कुछ गा के गुनगुनाते तो होंगे घर पे? बिल्कुल नहीं गुनगुनाते हैं। चलिए आप लोग कोई कुछ गुनगुनाते हैं, कोई शायरी? नहीं, बिल्कुल शायरी भी नहीं सुनाएंगे। हाँ, आप लोग कुछ गा करके भी नहीं। अच्छा, कोई मुद्दे पे बोलना है, देश की बात को देखिए, देश की बात पे भी नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं शेर बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, इरशाद, सुनिए गौर से। ये छोड़ दिया। हाँ, मैं बादलों को सलाम लेता हूँ। मैं बादलों को सलाम लेता हूँ। सॉरी, मैं बादलों का सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथों को थाम लेता हूँ। मौत भी ठहर जाती है पल भर के लिए, जब मैं अपने हाथों में जाम लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। और कौन क्या सुना? आप कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा, राजनीतिक कोई मुद्दा तो सुना दी, बता दीजिए। राधे 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 राधे। आप लोग बताइए। हाँ, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं। क्या बात है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये दम होना चाहिए। कुछ बताना, सुनाना। आप आइए सर, आगे आइए। आते के साथ पूछा आज का मुद्दा क्या, पीछे चले गए आप। बताइए, कुछ सुनाना चाहेंगे? बस राधे 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 राधे। इसके अलावा देश के मुद्दे भी उठा लीजिए। अब जो मुद्दा है वही मोहन भागवत जी का, हाँ वही 3 बच्चों वाली हाँ, होना चाहिए। जनसंख्या संतुलन के लिए होना चाहिए, होना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं। डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप लोग कितना गैप दे दिया है, बताइए। आइए सामने, आइए सामने, आइए आइए आइए। आपकी टोपी बड़ी अच्छी लग रही है। बताइए, कुछ सुनाएंगे? अच्छा, कोई कुछ नहीं सुनाए। चलिए हम ही क्रॉस कर लेते हैं। कोई कुछ सुनाए? आप तो राधे राधे तो बोल दीजिए। राधे राधे। अरे चलिए, आप कुछ तो सुनाएंगे आप लोग? अच्छा, कुछ नहीं, कुछ तो गा करके, कोई गाना, कुछ तो गुनगुनाते होंगे। बिल्कुल नहीं गुनगुनाते हैं आप लोग में से कोई। चलिए हम आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है आरएसएस का। आपने इस बात को जिक्र कर ही दिया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 बड़े बयान दिए। मुंबई में एक कार्यक्रम था जिसमें 2 बड़े बयान दिए। ऐसे तो कई बातों को उन्होंने रखा, एसआईआर का मुद्दा रखा, यूसीसी का मुद्दा रखा, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण बात। एक, हिंदुओं को जनसंख्या उनकी बढ़नी चाहिए, तो 3 बच्चे उनके होने चाहिए, पहली बात। लेकिन उन्होंने कहा चॉइस आपकी है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज होगी तो दिक्कतें बहुत आएंगी और ऐसे में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अब दूसरी बड़ी खबर के तौर पर या ये कहे कि दूसरी बड़ी बात जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रखी, वो रखी है कि इस्लाम या फिर ईसाई, उनको जब देखा जाए या ईसा मसीह को सुना जाए या फिर हम पैगंबर मोहम्मद पैगंबर को, माफ कीजिएगा, उनको हम जब सुने और उनके अनुयायी बने तो वो शांति के पथ पर चलना हमें सिखाते हैं। लेकिन आज के वक्त में आध्यात्म की कमी है उनके अंदर।
अब आध्यात्म की कमी है तो वो आक्रामक हो गए हैं, तथ्यात्मक नई बातें करते हैं, और ऐसे में जो देश के अंदर है एक अराजकता का माहौल होता है। ये एक महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हमारे साथ जो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे हम इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान कितना सही, कितना गलत और कैसे इसको लिया जा रहा है। आप जनता में कोई इस बात को रखना चाहेगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को कैसे लेते हैं? कोई कहना चाहेंगे इस पे? कोई भी नहीं। चलिए ठीक है, हम सीधे प्रवक्ताओं के पास चले जाते हैं। हमारे साथ हाजिर नाजिम जी पीस पार्टी के प्रवक्ता है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कृष्णकांत जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। और वहीं हमारे साथ विनय कुमार बिन्नू जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। दो और खास मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास हाजी नाजिम जी आते हुए हमें बताइएगा, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम धर्म हमें शांति के पथ पर चलना सिखाता है, लेकिन आज के वक्त में आध्यात्म की कमी हो गई है उनके अंदर, और यही वजह है कि वो आक्रामक हो गए हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या मुस्लिम बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, नाराज, मतलब एक कहे कि क्रोध, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? आध्यात्म की आवश्यकता है। हाँ किरण जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, और उससे पहले मैं अपने भारतीय हूँ। और देखिए, कोई भी धर्म किसी को कट्टरता की सीख नहीं सिखाता। भी सनातन भी अच्छा मैसेज देता और मजहब इस्लाम भी अच्छा मैसेज देता। लेकिन आपको पता है कि 90% सनातन को मानने वाले बहुत अच्छे हैं, 90% मजहब इस्लाम को मानने वाले बहुत अच्छे, लेकिन 10% से है ना, दोनों कम्युनिटी के 90% बहुत ज्यादा परेशान है। इतने परेशान है कि 90% को, उन 10% को समझाने के लिए अपने सामने आना पड़ता, लेकिन वो 10% बाज नहीं आ रहे। और मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ, मजहब इस्लाम बहुत अच्छी सीख देता। पहले मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़े और समझे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए कि वो चाहते हैं कि मजहब इस्लाम को सिर्फ नाम के हैं, काम उनके देखेंगे तो बहुत खतरनाक काम है। तो यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वो सच कहा। हाँ, कि इसको पढ़ने और मोहम्मद पैगंबर की उनको उनके पथ पर चलने की जरूरत है आज के टाइम में। किरण जी देखिए, मैंने कहा कि मैं पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं, और पैगंबर इस्लाम ने जो मैसेज दिया है उसी मैसेज पे हम लोग चलते हैं। और हम चाहते हैं कि देश, और ये भी कहा मेरे मजहब इस्लाम के अंदर कि जिस मुल्क के अंदर रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। देखिए अल्लाह का शुक्र है मैं भारत की पाक सरजमी पे पैदा हुआ, और देखिए हम लोग अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं, तो आप बताइए तो सही ना। देखिए आप इतना लंबा चौड़ा सब कुछ कह गए, जो शब्द कह रही हूँ उस पर आप कुछ कह ही नहीं रहे, जल्दी बताइए। देखिए आप आरएसएस बताइए तो सही, आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं अपने मजहब इस्लाम की बात तो बता दूं। मैं तो कह रही हूँ कि इसमें जाइए, लेकिन आप बताइए तो सही कि यानी उनकी बात सही है, आपने भी कहा उसको पढ़िए समझिए। देखिए उनकी बातों से मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। भी जैसे उन्होंने कहा कि हम सबका डीएनए एक है, भाई हम सबका डीएनए एक है उन्होंने कहा। अब उन्होंने एक बात और कही कि भाई ज्यादा बच्चे आप कर लीजिए, मगर मेरे उन्हें हिंदू महिला बहनों से तो पूछ लीजिए, और उनके शौहरों से भी पूछ लीजिए, जो आज बेचारे चाहते हैं कि अपनी सैलरी बढ़वाएं कंपनियों के अंदर, वो चाहते हैं कि उनका रोजगार बढ़े। और जब 3 बच्चे हो जाएंगे तो इस्लाम में से ज्यादा क्यों बच्चे हो जाते हैं, ये भी बताइएगा। आऊंगी आपके पास में। राहुल तालान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर आपके पास आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से जो ये बयान दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और वो बार बार कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, 3 बच्चे करिए, एक बच्चे पे सीमित नहीं रहना है। और दूसरी बात उन्होंने कहा इस्लाम जो है वो शांति के पथ पे चलना सिखाता था, आज के वक्त में अध्यात्म नहीं है वहाँ, और यही वजह है कि जो मुस्लिम्स है वो आक्रामक हो गए हैं। कितना मानते हैं आप? देखिए बिल्कुल सही बात है, डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है, कहाँ नहीं हुई है डेमोग्राफी चेंज। आप देख लीजिए सारे बॉर्डर स्टेट देख लीजिए, सब में डेमोग्राफी चेंज है। आप देख लीजिए कि आजादी में क्या डेमोग्राफी थी वहाँ और आज डेमोग्राफी क्या है। अगर जो डेमोग्राफी चेंज हुई तो डेमोग्राफी चेंज की बात उठानी चाहिए। दूसरी बात की वो 3 बच्चे वाली बात है, देखिए 3 बच्चे वाली बात का इकोनॉमिक से भी लेना देना है, क्योंकि भारत आज की डेट में विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश है, और ये जब ये आबादी बूढ़ी होगी, जो इस देश की वर्क फोर्स है, और अचानक से जब यहाँ डाउनफॉल आएगा तो इस देश की इकोनॉमी को संभालेगा कौन? वो युवा चाहिए ना। जैसे जापान है, जापान एक टाइम पे बहुत अच्छा देश था, अब जापान की मैक्सिमम आबादी बूढ़ी हो रही है, तो जापान को वर्कर के लिए, जापान के पास वर्कर है ही नहीं। जापान कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। रशिया की आबादी बूढ़ी हो रही है, वहां डेमोग्राफी बदल गई है, तो उस हिसाब से अब रशिया भी देख रहा है कि इधर से वर्कर आने चाहिए, उधर से वर्कर आने चाहिए। 2 चीजें इसमें, एक तो है कि भाई डेमोग्राफी चेंज की, इस्लामिस्ट जो है इस देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, और वो इसलिए चाहते हैं कि इस देश में दारुल इस्लाम बने इंडिया, ये इनका सपना
बताएं। दूसरी चीज जो मोहन भागवत जी ने बोली है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि ये आक्रामक होते जा रहे हैं, हाँ। ये मुसलमानों ने, देखिए इतना बम फूट रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, जहां जहां टेररिज्म है मुसलमानों ने फैला रखा है, उसमें कोई शक है क्या किसी को? अगर जो मुसलमानों ने टेररिज्म फैला रखा है तो फिर आक्रामक हैं। अगर जो ISI आतंकवाद भारत में फैलाती है, आईसिस और बाकी देशों में फैला रहा है आईसिस, और वहां महिलाओं के हक मारे जा रहे हैं, वहां अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, यजीदियों को मारा जा रहा है। मारा कौन जाता है जब इस्लाम हावी होता है? तो अल्पसंख्यक मारे जाते हैं। तो यही तो हो रहा है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ अल्पसंख्यक हावी होंगे, अल्पसंख्यक मीन्स सिर्फ मुसलमान, जब अच्छा, ये हावी बाकी को नहीं ले रहे आप? देखिए, अच्छा मैं कैसे ले लूंगा बाकियों को, कैसे ले लूंगा? जैन मार रहे हैं क्या हमें? जैनों ने इस देश को बनाया। जैन पारसी ये सब नहीं मारे। मैं आप दोनों के पास आती हूँ, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए हाँ। भाई, मैंने अपने हाँ। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करी थी, मैंने एकता की बात करी थी। आते इन्होंने हिंदू मुसलमान करना चालू कर दिया, क्योंकि इनके नस नस में हिंदू हाँ, मुसलमान वाली बातें होती है। आपके और रही पास। बात अल्पसंख्यक की, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित हो, हाँ। चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो। आ रही हूँ। भाई हम तो अपने अल्पसंख्यक भाइयों जी, की हाँ। हिफाजत की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक कम्युनिटी को अलग कर दिया, जबकि जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, हाँ। सिख भी है। देखिए, मैं कहा ये चाहते हैं लेकिन कहीं सुरक्षित नहीं है। चाहना इनका, सारे मुसलमान चाहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हो, हाँ। लेकिन है कहीं हाँ। नहीं। एक वीडियो हाँ। वायरल हो रहा है ट्विटर हाँ। पे, एक हाँ। वीडियो X पे वायरल हो रहा है, हाँ। जहां हिंदू लड़की को जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया है, उसके साथ रेप ठीक है, किया गया ठीक है, और है। उसको ये कहा जा रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। ये चाहते हैं आप ये ठीक करते है। हैं इंटेंशनली। चलिए, मैं आप लोगों के पास आती हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आप इसका जब बात करेगा। हाँ ठीक है, हाँ आप लोग क्या करें? हाँ हम कह रहे हैं हर प्रदेश में योगी जैसा शासन चाहिए और वैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे ही चाहिए। हाँ हमें बिल्कुल योगी जी जैसा सीएम चाहिए जो इस स्टेट से सारे माफियाओं को खत्म करे। क्या बात है। हाँ आप आइए। अरे आइए, कोई बात नहीं, आइए अपनी बात रखिए, आइए। चलिए, आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए ना, तो अरे तो आइए तो सामने रखिए ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइएगा विनय कुमार जी। हाँ आप लोग जी। अभी सर ने बोला हाँ। कि हम मुस्लिम को मतलब भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। भाई तो भाई बनाते हैं और भाई को चारा भी यही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता। अच्छा, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ मैडम, ये बोल रहे हैं कि हिंदू महिलाओं से पूछे वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आप अपने घर की महिलाओं से भी पूछो ना, वो बच्चे पैदा करना चाहती है कि नहीं। आपने जनेत खड़ी कर दी बच्चों की। आप चलिए, हिंदू के हाँ। बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। आपका कोई नहीं। आप लोग में से कोई? हाँ, इसका जवाब दे दीजिए जो उन्होंने बोला। हाँ देखिए, अभी उन्होंने जो बात कही है मोहन भागवत जी के बयान को भी लेकर, हाँ तो देखिए हम तो मोहन नहीं, भागवत, आपने जो उठाया कि हिंदू महिलाओं से भी पूछ लीजिए, तो उन्होंने कहा है तो मुस्लिम महिलाओं से भी पूछ लीजिए। मैं वही तो भाई, देखिए मोहन भागवत जी का बयान था। हाँ। अब मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ भाई। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने बात करी सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं के बारे में। तो भाई जब उन्होंने कही तो मैंने भी तो वो बात रखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश चाहे कोई भी हो, अगर कहीं पे भी अगर कट्टरता बढ़ती है तो उस देश को नुकसान होता है, उसकी जनता को नुकसान होता है। अगर कट्टरता कहीं पे भी आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका किसी को फायदा अच्छा, नहीं। इसी कट्टरता का तो जिक्र किया है ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कि आप में आध्यात्म नहीं है, यही वजह है कि आप आक्रामक हो गए। मतलब वही कट्टरपंथी सोच। डरे हुए लोग, हाँ डरा हुआ प्रधानमंत्री, और क्या बात करेंगे? बात करते जो खुद ही डरे हुए हैं। संसद में जो देश का सबसे सुरक्षित जगह है वो संसद के अंदर डरे हुए हैं। यहाँ पर कोई नहीं डरा हुआ है। अच्छा, कैसे डरे हुए हैं अंदर? बिल्कुल डरे हुए हैं। कहते हैं कि महिलाएं हमको मार देना चाहती थी, और वहाँ पर जो है स्पीकर साहब जो है बैठे हुए हैं। अगर है कोई मारने के लिए कहा, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR कराते हैं? देश को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप संसद के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे सुरक्षित जगह पर बैठे हुए हैं। कहते हैं हमारे देश की महिलाएं हमको मार देना चाहती हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किस चीज से करना चाहती हैं। और अगर ऐसा है तो मैं कहना चाहता हूँ स्पीकर से, वो उस वहाँ के वो अध्यक्ष हैं उस सदन के, उनको FIR कराना चाहिए। केवल गुमराह करने से नहीं काम अच्छा, चलेगा। तो बताइए, जो हुआ संसद में कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, क्या वो सही था? वो मर्यादित चीज थी? अरे तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, तो उनको कौन घेरता है? कौन घेरता है? उनको घेरता कोई नहीं है स्पीकर ना। ने नहीं बोलने जिस दिया। तरह से सीट पे के पास चले आए थे तो घेरने की कोशिश की गई। अरे राहुल गांधी को बोलने दिया गया क्या? राहुल गांधी को बोले क्या कहना चाहते थे? अगर वो कहना कुछ चाहते थे तो आप सदन में जो है उसको बोलने देते। हाँ। अब बोल लेते, बात खत्म हो जाती है, उसका जवाब दे देते। क्यों डरे हुए? क्या अपने देश के साथ
कोई ऐसा काम किया है कि अपने देश को नुकसान पहुंचाया है? क्यों डरते हैं ठीक आप? है, चलिए हमारे साथ यहाँ पर आनंद अमित जी भी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। आपके पास आऊं मैं आनंद अमित जी। और जी जी, अच्छा आपकी बात खत्म नहीं हुई? बिल्कुल, अभी जो बात आपने कहा कि 3 बच्चे होने चाहिए, हम कहते हैं कि पहले रोजगार तो दो, पहले महंगाई पे काबू तो करो। ये जो हमारे युवा खड़े हुए हैं, इनके पास हाथ में रोजगार है। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर महीने, हर हफ्ते, हर साल देंगे। कहाँ है रोजगार? रोजगार पे बात करो, रोजगार पे बात नहीं करते। मैं आपके पास आ रही हूँ कृष्णकांत जी, इसका जवाब दे दीजिए। 2 बात, एक तो संसद में जब प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, उसका जिक्र किया कि आप गलतफहमी फैला रहे हैं संसद जैसी सुरक्षित जगह को, कि महिलाएं हमें मारना चाहती थी, और उसके बाद ये रोजगार की बात। देखिए, उस दिन जो संसद में जो घटना घटी, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने जिस तरीके से देखा, और लोकतंत्र को शर्मसार करने की जो घटना घटने वाली थी, हम अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने देश में जो घटना घटने वाली थी उस घटना को घटने से बचा दिया। और मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में आप डिबेट कर रहे हैं, ये बताइए कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम आपकी सरकार ने किया, और आज आप ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। इस देश में इस देश में विगत 12 वर्षों से किरण जी हमारी सरकार है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जानती है कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता हमें जो आशीर्वाद देकर आई, और सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं रोजगार की बात करें, इनसे पूछिए आंकड़ों पे, अगर ये आंकड़ों पे विश्वास नहीं करेंगे और आंकड़ों पे आते हैं तो 12 वर्षों से बेरोजगारी दर जो था 4.4 के बराबर है। और हमने जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। और आज इनसे पूछिए, ठीक है, ये इंडी गठबंधन के लोग है ना, इन्हीं की सरकार में, जब इनकी सरकार थी 4 से 14 तक में भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो 11वें नंबर पर थी। जब इनको चौथे नंबर पे इसका भी जवाब दीजिएगा। हाँ किरण जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर अगर अध्यक्ष जी ना होते तो शायद पीएम मोदी के साथ कुछ इस तरीके का इन्होंने कहा। भाई हम लोग तो देश सुरक्षित हाथों में मानते हैं, देश सुरक्षित हाथों में, तो इनका ये बयान जो है ये किस तरीके का बयान है कि संसद के अंदर पीएम साहब सुरक्षित नहीं है? इस तरीके का बयान से तो हाजी नाजिम के दिल पर चोट लगी है, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि एक देश सुरक्षित हाथों में। और रही बात ये अभी इन्होंने कहा कि हम 11वें से 4थे स्थान पे आ गए। अभी इन्होंने एक बात और कही कि सरकारी नौकरी नहीं होती। भाई नौकरी होती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। आप ये बता दीजिए मेरे युवा जो है उनके लिए आपने कितने ऑप्शन खोले, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई थी। अब उनको आप दोबारा चालू कीजिए। जल्दी से इसका जवाब फिर मैं कृष्णकांत जी के पास। किरण जी देखिए, हाजी साहब को क्या है कि ये हर चीज में तुष्टीकरण करना है। अब बच्चों की नौकरी में भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इनसे पूछिए, इनके रोजगार की इनसे बात ना पूछिए, करूं? सिर्फ क्या मैं रोजगार की बात ना करूं? इस देश में ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करते हैं। 1947 में जब हो रहा था, तो 1947 में जो हो रहा था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय हम जनसंघ के साथ थे। उस समय ये कहाँ थे? उस समय क्या हो रहा था? कौन लोग कर रहा था? हिंदू मुसलमान। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जिन्ना कर रहा था जिन्ना, उसके पूर्वज आज भी, उसके पूर्वज देखिए। मैं कृष्णकांत जी के पास। ये जिन्ना पे सारी दारोमदार डाल देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब ये देश बंटवारा हुआ था तो यहाँ के जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो आज उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को वोट किया, और ये लोग थे वो जो, और पता है कितने लोगों ने करा, और 1% कितने लोगों ने करा, बताइए। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग, ये लोग झूठ बोलते हैं, मुस्लिम समाज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बताइए ना, बताइए पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने वाले लोग भारत की सपोर्ट में खड़े थे, हम भारत की सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन ये लोग जिन्ना की सपोर्ट में खड़े हुए थे। जिन्ना के आज भी घर परिवार वाले गुजरात के अंदर हिंदू समाज से जुड़े हुए, उनकी बेटी आज भी भारत के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस है, 1% मुसलमान है पाकिस्तान। जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन्ना की बेटी, सुन लीजिए, जिन्ना की बेटी भारत के अंदर क्यों रही? अरे जिन्ना ने जब अलग देश मान लिया तो उसको वहीं जाना चाहिए था। क्यों? कमेटी में 1000 करोड़ पाकिस्तान से आए, उन पे बड़ी नफरत है जिन्ना से। जिन्ना की बेटी पे बड़ा सवाल है, उसने भारत के अंदर एक कारण के हाथ से लेकर मेरे देश को टुकड़े करवा दिए।
और ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये वीजा बढ़ाने की बात करते हैं उनका, ये इतने प्रेशर में। और ठीक है, हाँ अनंत जी, हाँ क्यों भारत के अंदर क्यों रखा उसे? अरे क्यों रखा जब देश का बंटवारा हो गया? अरे क्यों रखा उसे? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था आपको। क्यों रखा? शादी करके पाकिस्तानी क्यों इतना प्यार दिखाया? को शर्म नहीं आती है? जिन्ना की बेटी से इतना प्यार दिखाया? 10,000 मुस्लिम लेडी आ रहे हैं, उनको बोलिए ना वो पुराना ही, उनसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको। बाकी जो यहाँ शादी करके लेके आए उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उनका वीजा बढ़ाने पहुंचा दे। रिश्तेदार लगती है, यानी कि पाकिस्तान से एक अवैध तरीके से नेपाल का होता है भारत के अंदर आई, वो इनके रिश्तेदार लगते हैं। वो रिश्तेदार लगती है, आपके भेजिए उन पे आक्रामक नहीं जो वैध तरीके से यहाँ आई और फिर वीजा नहीं बढ़ रहा है, फिर भी इसी देश में रह रही है। लगा भेजा अमेरिका ने, जब तो इनको दिक्कत मुझे हुई कि मेरे भारतीय भाइयों के हाथों में हथकड़ी लगा के अमेरिका ने भारत ठीक है, इसका जवाब लेंगे। यहाँ हाँ। 10,000 अवैध तरीके से रह रही हैं, जो शादी करके आई थी, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है, उनको निकलवाने करिए यहाँ से, करिए मुसलमान लेडीज को निकलवाने की बात। क्या जल्दी से? हाँ। दो बातें आई हैं। हाँ। पहली चीज तो ये है कि बेशरम कौन है हम बता दें, जो एक पर्चा नहीं बांटा है आजादी के समय में, जो अपने देश का झंडा नहीं फहराया था, जो वंदे मातरम के जगह सदा वत्सलम मुंह झुका करके गाना गाते थे, वो बात करेंगे देश की आजादी की, वो बात करें। अरे तुमने कब लगाया झंडा? तुम लोग देश के होइए, आजादी में कहाँ थे? आजादी में कहाँ थे? मुखबरी करते थे, तुम मुखबरी करते थे, अंग्रेजों की चाकरी करते थे, अंग्रेजों की चाकरी करते थे, तो बात करेंगे देश को आजाद करें, चलते कर आजाद थे, मातरम गाइए, देश को आजाद करें। अरे तुम क्या कहोगे? तुमने कभी गाया है? अरे तुम हमारे क्या हो कि तुम गाएंगे? तुमने कभी देश के लिए क्या किया? तब गाएंगे ना, आता होगा तब गाएंगे। जरूरत नहीं है। अरे तुम देश के हो ही, यही फोकट देशभक्तों की निशानी है। मैं गाता हूँ वंदे मातरम, सुन लीजिए, पूरा गाऊंगा, 4 लाइन भी गा के दिखा दीजिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने की बात करी। उस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनी? समाजवादी पार्टी की बनी, यानी जनता ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो उस समय के प्रमुख सचिव थे, आज राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष किसने बनाया है? देखिए कह रही है, पब्लिक कह रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ हाँ, ज्यादा अपने बाप का नहीं है तो इनका होगा, हमारा होगा। शब्द बस। हाँ, शब्द जो देश का नहीं है, जिसने किसान के पीठ में छुरा घोंपा है। इधर आ जाइए। देश कहाँ, इनको पता नहीं अभी कहाँ पहुँच गए। नौकरी की बात क्या है? देख रहे बोल रहे देश कहाँ से कहाँ। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, कृष्णकांत जी के पास। मैं बहुत देर नहीं गई हूँ एक बार भी। वो डरा हुआ प्रधानमंत्री क्यों? 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह से तो तगड़े हैं। मनमोहन सिंह के खिलाफ इसी तरीके से भाजपाई जब खड़े हुए थे, मनमोहन सिंह टिके नहीं थे, वो डरे नहीं थे, और ये डरपोक सदन छोड़ कर। अच्छा ठीक है, मैं कृष्णकांत जी माफी चाहूंगी आपसे। किरण जी, हाँ, अभी सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, हमारे नाजिम साहब कह रहे हैं, हाँ। तो ये नाजिम साहब को बार बार जिन्ना का जिन इस देश में कब निकलता है, जब इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी। पहली बात। दूसरी चलाने जाते हैं, मुद्दा पे आ जाते हैं। पाकिस्तान अभी में सपा के मित्र बार बार डरने की बात कर रहे हैं। किरण जी ये बताइए, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2012 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, देश में यूपीए की सरकार थी। इनसे पूछिए कि अमेरिका रात को धमकाता है और ये ईरान से तेल लेना बंद कर देते हैं। हिंदुस्तान के देश के लोगों पे एक रात में 7 रुपए प्रति लीटर का तेल का दाम बढ़ जाता है। दूसरी बात, इसका जवाब मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगी कृष्णकांत जी, बहुत देरी से आने के लिए। आपने सब कुछ सुना, आपका क्या वक्तव्य है इस पे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भारत है, इतनी आजादी है, स्वतंत्रता है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन विनय जी एक मिनट सुने। मैंने आपकी बातें सुनी है, सभी की बातें सुनी है। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मोहन भागवत ने मुंबई में शताब्दी वर्ष चल रहा है, संघ का चल रहा है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बयान दिए हैं,
और एक बयान जो सबसे था कि बच्चे पैदा करने वाली बात, उसमें ही समझना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। हाँ। क्योंकि लगातार जो हमारी संख्या है उसमें कमी होती जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमें 3 बच्चे चाहिए। उससे घर का एक जो माहौल है बिल्कुल रहेगा, अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, एक इंटीग्रेशन है परिवार का अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने और भी मुद्दों पर बात की है, घुसपैठियों पर बात की है, धर्मांतर पर भी बात की है। तो हमको ये लगता है कि आखिर भारतवर्ष में इतनी आजादी है, बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि जो हमारा वननेस है, भारतीयता है, जो सनातन धर्म है, जहाँ हम थे वहाँ लौटने की बात हो रही है। अच्छा, इस्लाम में आक्रामकता की भी बात की है। आक्रामकता की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो खासकर क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम धर्म है, वो ये सिखाता है कि कैसे हम अच्छे से रहें, उसमें अच्छे संस्कार डेवलप करें। स्पिरिचुअलिटी की बात की उन्होंने, अध्यात्म की बात की है। तो ये कोई बुरी बात नहीं की गई है। हर धर्म में अध्यात्म में उनको लाने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। हाँ, लाने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। बार बार ये कहना कि मैं बार बार यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2004 में जब सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट की, तब भी इसी तरह से कोई किसी बिल को लेकर के हुआ था। 2004 में मनमोहन सरकार पूरी तरीके से खड़ी थी और मनमोहन सिंह पूरा सदन में भाषण जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का भाषण के बाद प्रस्ताव होता है, भागे नहीं। लेकिन आज ये भाग गए, क्यों भाग गए? पीछे सोनिया गांधी जी के शैडो पीएम थे, पूरा देश दुनिया जान रहा था। 1986 में किरण जी को बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अमेरिका फोन करता है और ये अपने विदेश मंत्री बलराम भगत जी को हटा देते हैं। अमेरिका के इशारे पे सरकार चल रही थी और विगत 14 से हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का लोकतंत्र किस तरीके से चलता है। आप ही के बात में ये बयान दे रहे हैं। आपने बहुत ही गंभीर विषय रखे हैं, क्योंकि हम विषय से भागते जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट इन प्रोसेस है, पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ पर काफी हंगामा हुआ है और लगातार मांग कर रहे हैं कि ये लोकसभा इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो विपक्ष की जो मुद्दे की बात होती है कि सदन होता है जहाँ पर कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, आप जाके मुद्दे की बात करें। पर कम से कम 9 महत्वपूर्ण बिल आने हैं इस बार, बजट सत्र में आने हैं। बजट पे चर्चा होनी चाहिए। बजट में बहुत खास बातें रखी गई है, उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। इनका काम है कि किसी तरह से अवरोध पैदा करना। प्रधानमंत्री की बात ले लेते हैं कि एक माहौल होता है। प्रधानमंत्री जो न केवल बीजेपी पार्टी का सर्वोच्च नेता एनडीए का है, बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी है। अगर प्रधानमंत्री सदन को संबोधित से लाया जाएगा क्या? नहीं, किस तरह का माहौल बनाया जाएगा? माहौल दिया जाएगा तब वो बोलेंगे। देखिए, देश की समस्या को तब वो बोलेंगे। आप पार्लियामेंट कवर नहीं किया, आपको नहीं पता है। बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी बोलिए, के भाग जाते हैं। नहीं, ये डरा हुआ प्रधानमंत्री शोर मचाने से नहीं होगा। शोर मचाने के पूरा देश कोई सब्जी बाजार नहीं। सुनिए, नर्मदे की किताब में ऐसा क्या है? नर्मदे की किताब में क्या है? नर्मदे की किताब में क्या है? क्यों डर रहे हो? क्या अमेजन प्रताप ने रुकवा दिया? क्या है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के साथ पता नहीं है, आपको पता नहीं है। के साथ समझौता करेंगे, किसानों के हितों के साथ समझौता किरण जी, मलेशिया से प्रधानमंत्री भी लौटे हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जो स्वागत किया है भारत के संबंध में जो कहा है, आज तक कहीं कभी भी नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री, आपको कुछ दिखता नहीं है देश में, विकास ही नहीं दिखता है। अपनी बात आप रखिए, ठीक है। हाँ, किरण जी देखिए, फिर मैं आप लोग सबके पास आऊंगी, आप लोग सबके पास आऊंगी। यहाँ ज्यादा बच्चों की बात हुई तो देखिए, हम मुस्लिम समाज ने किसी हिंदू भाई को नहीं रोका। अब वो चाहे 4 करें, 5 करें, 10 करें, उनकी इच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा चयन करना चाहिए। और रही बात, और दूसरी एक चीज सुन लीजिए। लेकिन क्या है, इन्होंने मनमोहन सिंह जी को किस तरीके से कहा कि सोनिया गांधी जी की साड़ी के पीछे छुपे एक महिला का अपमान इन्होंने करा, यानी कि महिलाओं का सम्मान। शैडो उससे पहले इन्होंने साड़ी, ऑन कैमरा नहीं है, ऑन कैमरा कहा इन्होंने, ऑन कैमरा। देखिए किरण जी, प्रधानमंत्री मुद्दों पे बात कर लीजिए ना। किरण जी देखिए, ये इस पार्टी भी कांग्रेस की तरफ बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है। देखिए, आज ये बार बार तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये बताइए, आज दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, 5वां ये हम डील करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ।
और ये दुनिया को ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसको इनकी चिंता नहीं है। अगर आप मुद्दों पे बात करिए ना, आप मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी के विषय में ऐसे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे हैं ना आपके हैं, प्रधानमंत्री जी देश के हैं। लेकिन अगर हम मौलाना मुलायम बोलेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मैं देश मैं मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुल्क के वजीर आजम हैं। भाई हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि वो भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले बार बार जो अनंत भाई कह रहे थे, ये भेदभाव की बात कर रहे थे, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, और जबकि देश को हमेशा जोड़ने की बात होती है। 1947 में इस देश में हो चुका था। ये किसने करवाया? ये हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा और जिन्ना ने करवाया। हिंदू महासभा और जिन्ना ने करवाया। 1941 का वो फॉर्म याद कीजिए। 1941 में क्या कहता है हिंदू महासभा ने कि आप फार्म में लिखे कि आप हिंदू हैं, और जिन्ना ने कहा था कि आप मुसलमान हो। काश अगर ये दोनों लिखते, काश अगर ये दोनों कहते कि आप भारतीय हो, तो मेरे देश का टुकड़ा नहीं होते, मेरे देश का कभी टुकड़ा नहीं होते। 2014 के बाद का भारत है। अरे आपको तो आजादी भी 2014 में मिली है, इनको तो आजादी भी 2014 में मिली है। ऐसा इनका नेता कहते, आपके नेता कहते हैं ऐसे, और हमारे जो भारत बन रहा है, चिंता मत करिए, नया भारत बन गया है। चलिए, जिसमें डरपोक प्रधानमंत्री है, नया भारत वही है। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये बात करते हैं मुद्दे की, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, सबकी समस्या है, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। कहे कि 837 मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने प्राइवेट हैं और कितने सरकारी हैं। प्राइवेट का हाल ये है कि सदन ने ही कहा, पहले शिक्षा पूछते, शिक्षा का क्षेत्र बताया जाए तो इसमें बोलते हैं अब इसको डिस्टिंग्विश करिए, इसको ब्रेकअप दीजिए। अरे उसको मत डिफेंड कीजिए। नहीं, डिफेंड नहीं कर रहे, आपके सवाल पे ही हम आ रहे हैं। 1 करोड़। अरे सुन तो लीजिए, क्या है? अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे इधर उधर से क्यों भागते हो, डरते क्यों हो? जवाब दो ना आप लोग, भागते क्यों? जब 837 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई 1 करोड़ से ऊपर आ रही है। बताइए कि शिक्षा आज भी 18,000 पीजी के जो सीटें हैं खाली हो गई। ये कहे हमने 1 लाख से ऊपर सीटें दी है, लेकिन पूरी सीटें भर नहीं पाती है, क्योंकि आपकी शिक्षा इतनी महंगी है। आपने शिक्षा पे इन्होंने कहा 76 मेडिकल कॉलेज हमने उत्तर प्रदेश को दिया है। एक भी मेडिकल कॉलेज बता दें कि जिसको इन्होंने जमीन अधिग्रहित करके बनवाया है। मैं बताता हूँ, बदायूं में बनवाया, आजमगढ़ में बनवाया, बहराइच में बनवाया, गाजीपुर में बनवाया। बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, बिल्कुल आ रही हूँ विनय जी, एक वाराणसी या प्रयागराज में एक एम्स है जहाँ सबसे कम कॉस्ट पर मेडिकल की पढ़ाई होती है। अगर मैं गलत नहीं, वाराणसी या प्रयागराज है, कहाँ है ये बताइए? वाराणसी या प्रयागराज में। एक मिनट विनय जी सच्चाई सुनिए। अरे सच्चाई, अरे बाबा सच्चाई सुनिए। सच्चाई नहीं है हिंदुस्तान ने, तो इसी हिंदुस्तान ने उस प्रधानमंत्री को चुना है, इसी हिंदुस्तान ने चुना है, इसी हिंदुस्तान ने चुना है उनको। सावरकर का देश नहीं है। सुनिए, इसी हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है, और तीसरी बार चुना है। ठीक है, तो नहीं। और दूसरी एक में वाराणसी ऐसे चुना है, लंगड़ा रहा है, ऐसे चुना है, ऐसे। देखिए है क्या, देखिए इस देश में इस वक्त जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो फ्रजाइल फाइव में थी इकोनॉमी। इधर बाहर निकल के इधर से आ जाइए। फ्रजाइल फाइव में थी इकोनॉमी। फ्रजाइल फाइव मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, और उसमें ना लॉस ही लॉस था। अब चौथी बड़ी इकोनॉमी की बात है। देखिए इनको पता नहीं है, जानते नहीं है, डेटा भी नहीं जानते इनको। देखिए एप्स्टीन पे आ जाएंगे, फिर एजुकेशन पे आ जाएंगे। और रही बात $4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है भारत की, वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों के पास रोजगार भी आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इनको ना मानना नहीं है। अब अगर जो बेरोजगारी दर देखेंगी कम है, महंगाई दर देखेंगी कम है, डेटा से ही बात करेंगे ना, या हो हल्ला ऐसे मचा देंगे? अगर जो जब यहाँ है स्टैटिस्टिक्स है, एक डिपार्टमेंट है, कितनी है बता पर व्यक्ति आए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए $3,000 पर व्यक्ति आए हैं। $3,000 पढ़ के आएंगे नहीं,
2013 में कितनी थी? $1600। $1600 दोगुनी के लमसम पर व्यक्ति आय हो गई है। पढ़ के नहीं आएंगे, अब पढ़ेंगे, पढ़ के तब आएंगे जब पढ़ेंगे। पढ़ना है नहीं, हो हल्ला मचाना है, डेटा पे बात करना है, डेटा पे हम तैयार है। ठीक है। अब पब्लिक के बीच में जो विनय जी ने सवाल पूछा, आप ही का जवाब कि क्या हिंदुस्तान ने कमजोर प्रधानमंत्री चुना है? क्या लगता है? अरे जनता को सुन लेते हैं। बिल्कुल नहीं चुना है। मनमोहन सिंह जैसे मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी की बात सुन के, सोनिया गांधी जी की बात सुन करते थे, तो नरेंद्र मोदी तो अपने दम पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कहाँ से कमजोर है सुनिए विनय जी, सुनिए आपके लिए है। कहाँ से कमजोर है बताइए? कम से कम मनमोहन सिंह चुपचाप तो नहीं रहते हैं। चलिए, मनमोहन सिंह जैसे चुपचाप तो नहीं रहते, क्या कहेंगे? क्या हिंदुस्तान ने कमजोर प्रधानमंत्री चुना है? नहीं चुना है। नहीं चुना है। चुना है? इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? विनय जी अच्छा, सभी से ठीक है। आप लोग के पास से फिर हाँ पूछे मोदी जी चोर है कि यहाँ पे योगी जी वो बैठेंगे क्या? वो सही रहेंगे? पूछिए उनसे। अच्छा, इनको दोनों ही चाहिए। हाँ बोलिए। अगर मोदी जी अगर कमजोर होते तो एक साथ क्यों लड़े थे? फिर महागठबंधन में क्यों आए? महागठबंधन में क्यों आए? बस की बात नहीं है, तुम लोग की बस की बात नहीं है, वो खत्म हो चुका है। चलिए। हाँ, अगर मोदी जी इतने कमजोर अच्छा प्रधानमंत्री सुनिए विनय जी। हाँ, अगर मोदी जी इतने कमजोर प्रधानमंत्री होते हाँ। तो सारा अपोजिशन को एक क्यों होना पड़ता? हाँ। और दूसरी जी, कोई अपोजिशन वाले सिर्फ एक मुद्दा बता दे जो अगर इनकी गवर्नमेंट फ्यूचर में बनती है तो सबसे बेस्ट काम क्या करेंगे? क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत सही, जबरदस्त। क्या? हाँ, मुझे ये पूछना है कि जिस कमजोरी की आप बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ किस में बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ यूथ के डिसीजन में बात कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं? अच्छा। इन टर्म्स ऑफ देश के बॉर्डर के बेस पे बात कर रहे हैं? किस बिहाफ में आप चलिए बात कर रहे हैं? दो सवाल विनय जी, दो सवाल आपके लिए जनता के बीच से। आप प्रधानमंत्री को कमजोर किस बेसिस पे कह रहे हैं? यूथ के बेसिस पे या फिर ट्रेड के बेसिस पे या फिर आप जो पॉलिटिकल बेसिस है उसके बेसिस पे? और दूसरी चीज उन्होंने पूछा है कि अगर आप महागठबंधन, मतलब आप लोग भी तो सब साथ में आए हैं, बैसाखी कह सकते हैं? नहीं कहे? सत्ता में है क्या? नहीं है, लेकिन बैसाखी में तो है ना, आने की कोशिश तो है। अच्छा, नहीं कहे, कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे। हाँ, जब आएंगे सत्ता में तब तो हो जाएंगे फिर ना। ठीक है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार में आती है तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके आएंगे वो, और क्या काम करेंगे? हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है, हाँ। हम पहले युवाओं को मजबूत करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं अरे वैसे जैसे तो लगते ही नहीं पाए, वैसे देखिए दिक्कत ये सुनिए, ये जो है झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि इनके ब्रांड एम्बेसडर है झूठ के महाशहंशाह माननीय प्रधानमंत्री जी। वो स्क्रिप्ट टारगेट काहे से उधर करे, ओवरऑल बात करिए ना। दूसरी बात, अगर हमारे अध्यक्ष जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करेंगे, यहाँ जितने लोग हैं इनको मैं चैलेंज देता हूँ, बता दें अमौसी से लेकर के, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, अमौसी से लेकर के चिन्हट तक एक भी विकास गिना दे, मैं अभी यहीं सरेंडर कर दूंगा। और बताइए, मैं नरेंद्र तो नहीं हूँ लेकिन सरेंडर कर दूंगा। है कोई मतलब है? अच्छा, और हम गिनाते हैं, 70 को हम गिनाएंगे। जवाब नहीं दिए पब्लिक का? नहीं दिए। किरण जी, उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, अगर मैं अपने मुंह से जवाब दूं कि हमने क्या काम किया है, हाँ। तो ये लगता है कि बड़ी बात होगी। ये जनता बता देगी कि हमारी सरकार ने 8 वर्षों में और केंद्र के 12 वर्षों में हमने क्या काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की बहन महिलाएं जिस तरीके से रात के समय में भी निकल के नोएडा में कहीं भी जा सकती हैं, हाँ। इनकी सरकार में ऐसा नहीं था। इनकी सरकार में क्राइम का रेट जो था, ग्राफ बहुत ऊपर था। हमारी सरकार में सड़कों के विकास के साथ साथ युवाओं के रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे पे हमारी सरकार काम कर रही है। क्राइम का रेट कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? हाँ। नहीं, एनसीआरबी का डाटा अभी जो है, एनसीआरबी का डाटा, एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? इस बार का एनसीआरबी का डाटा हम तो पब्लिक के बीच में है ना, सबसे कम है उत्तर हम तो प्रदेश पब्लिक के बीच में में। पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए अभी इन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में महिलाएं सुरक्षित चलेंगी। हाँ। अभी ऐसा इन्होंने कहा, भाई मैं इनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं इनसे सवाल जरूर करूंगा भाई। एक सवाल आप करेंगे, भाई मेरठ के अंदर दलित महिला की हत्या हो गई। अच्छा, ये बताइए, ये बार महिला तो महिला होती है, दलित महिला बोलते हैं, महिला क्या नहीं, सुन लीजिए, ये महिला बार-बार जगह आप इस जननी बात है। को क्यों कहते हैं? अरे ये तो कि आप दलित लोग महिला- कहते हैं, अरे आप लोग महिला तो कहते महिला हैं, होती हम है, महिलाओं का महिला का सम्मान सम्मान करें। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, उन्नाव के अंदर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस के अंदर हमारी बेटी के साथ, ठीक है, हाँ, बोल दिया ना।
नहीं बात पूरी होगी भाई, नंबर चाहिए महिलाओं को फायदे होंगे। सुरक्षा का क्या महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी? ये सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की। से आते हैं जो महिलाओं के सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन करती है और ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, ये वैसे ही है कौन सा जैसे भेड़िया से आप भेड़ की सुरक्षा की बात करते हैं। ये देखिए भेड़िया से भेड़ की सुरक्षा की बात कर रहे हो, यानी कि मेरे मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को इन्होंने किस तरीके से टारगेट करा। और देखिए ये गलत है, बताता हूँ भाई, महिलाएं होती है, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की, हम तो सबका सम्मान करते दलित हैं। क्यों कह देते हैं? दलित क्यों कह देते हैं? ये लोग कहते हैं। अच्छा आप भी कहेंगे, आप बोलिए महिला। सुनिए, लखनऊ में बना डिफेंस कॉरिडोर और वहाँ बनी ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस ने मारा पाकिस्तान में, इनके परम प्रिय पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने ठोका। अब देखिए वो पीड़ा है, वो पीड़ा है। अरे बता दिया ना, आप पूछ रहे थे ना, देखिए ब्रह्मोस ने ठोका पाकिस्तान में, अब इनको पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा नजर आ रही है। पापा ने की, पापा को पापा बोलो ना। लेकिन एक चीज बताएं, हाँ इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं, महिला की बात की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मोस ने मारा पाकिस्तान में, इसी मारा या नहीं मारा? इसी बनारस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में मारा या नहीं मारा? यूनिवर्सिटी में, सरगोधा मारा या बनारस नहीं यूनिवर्सिटी मारा? में किराना एक बहन के साथ बलात्कार हुआ। कौन था? सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। कोई संयोजक था, विनय मित्तल या विनय वर्मा था, 3 लोग थे, तीनों इनके मीडिया सेल के। अरे इतने अपराध है, इतने नाम क्या है? नाम विनय होता है, लेकिन विनय नहीं होता है उनमें, वो विनय नहीं है उनमें। और हम बलात्कारियों का नाम नहीं लेते हैं। चले महिला सुरक्षा पर आइए। हाँ महिला, एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री को कमजोर होने की बात कही है। मीडिया जिला संयोजक था। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप देखें तो भारत का जो गौरव बढ़ा है, भारत की जो विश्वसनीयता बढ़ी है, भारत का जो व्यापार बढ़ा है, और किसी भी देश में हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठा के देख सकता है। बाद में चीन किसी भी देश में हिम्मत नहीं है, किसी भी देश में। पहले आप सुनिए, पॉइंटेडली बात कीजिए, पहले आप सुनिए, आप उस पार्टी से निहत्थे पे गोली चलाने वाले लोग हैं, और क्या बोलेंगे? आप निहत्थे लोगों पे, गांव पे गोली चलाने वाले लोग हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान पापा के पास गए कि मोदी को हटा दो, अब ट्रंप ना नया पापा बनाए। अब ट्रंप पापा के गुणगान होंगे, ट्रंप पापा। पहले पाकिस्तान पापा था, वो वहाँ गया, मणिशंकर अय्यर वहाँ गए, बोले मोदी को हटा दो। पाकिस्तान पुराना पापा था, ट्रंप नया पापा है इनकी पार्टी हाशिए पे है, सत्ता पर पाने के लिए आपने निहत्थे पे गोलियां चलाई थी, क्योंकि सरकार में बने हैं। आप क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत कर आए, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा चुनाव कराया। और ये बार बार मुद्दों से भटकना, सपा इतनी बेचैन हो गई है सत्ता में आने के लिए, लेकिन प्रदेश की जनता इनको सत्ता में लाने वाली नहीं है। न केंद्र में तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते। आप मुद्दों पे बात करिए, आप डिबेट करने के लिए आए, आप शोर मचा के मुद्दों को भटकाइए मत, आप मुद्दों को भटकाइए मत। देखिए, आप प्रदेश सत्ता में अगर कोई सरकार होती है तो उसका काम क्या है? लोगों के लिए काम करना है। आपने कहीं रोड बनवाया है तो आपका काम था, किसानों के हितों से निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना, सत्ता में पाने के लिए सत्ता में नहीं। बाजार खोल दिया नरेंद्र मोदी की सरकार सरकार है। कौन सी सरकार जो ट्रंप की चाकरी आजादी है, ट्रंप से डरता है। आजादी है। विनय जी किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? विनय जी किसकी सरकार है? किसी की हो, किसकी है? एक्सेप्ट करो, किसकी सरकार है? किसी की हो, मैं जो देश के लिए हित में नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन देश के हितों से समझौता है, लेकिन देश के हितों से समझौता करेगा उसे हटना होगा। भारतीय प्रधानमंत्री देश की गरिमा के बारे में बात कर रहा है। लेकिन विनय जी इसके लिए तो जनता को तैयार होना होगा ना। अरे हो तो जाए, यहाँ तो सब कह रहे हैं, यहाँ तो सब कह रहे हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश में ही हम है, उत्तर प्रदेश में
नहीं है, ये बताइए, ये जो आप लोग लेके आते हैं सब कह रहे हैं इसी पर मान लो। मतलब आप हर चीज को जो है घुमा देंगे अपने हिसाब से, वो सही हो जाएगा। सुनिए, यूपी में हराया, बस हराया ना, तो यहाँ आगे और जनता, मैंने कहा आपके मानने से नहीं होगा ना, जनता को मानना है ना कि कमजोर प्रधानमंत्री है। गठबंधन को 43 सीट मिली है, जनता मानी है तभी ना। गठबंधन में मात्र 43 सीट पे खुश हो गए। अरे हम यूपी में लड़े हैं, बस 43 पे खुश हो हम गए। यूपी में लड़े क्या बात कर रहे हो? 90 सीट ला करके आप किया। देखिए किरण जी, क्या है ना कि मुद्दों से भटकना, बार बार हम मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे और आप इस तरीके से जोर से बोलकर मुद्दे को नहीं भटका सकते हैं। ये जनता हमें आशीर्वाद दी है, लगातार हम जीतते आ रहे, जनता के आशीर्वाद से जीत कर आ रहे हैं ना, ये आपके कहने से आ रहे हैं क्या? आप जय श्री राम बोलेंगे नहीं, वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, देश के विकास की बात करेंगे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। आपके लिए हाँ देखिए, ये भी नहीं बोलेंगे। नहीं सुन लीजिए भाई, देखिए हम लोग जो राष्ट्रगीत का हमेशा सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करेंगे। भाई आप मेरे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा जो आपने करा था, कहाँ दे रहे? 11 साल में आप बता दीजिए, आपने इतने लाख नौकरियां दी है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, सम्मानित जनता को आपने 2 करोड़, अरे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां से कितना हो गई? 22 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम जनता से लेंगे। देखिए कुछ बातें ये जो कह रहे हैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर आपके पास के मुद्दे हैं, रोजगार की बात है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों को परेशानियां है, शिक्षा की बात है, तो कहाँ बहस की जाएगी? सदन में जाइए ना। सदन से क्यों भागे जा रहे हैं? सदन चलने नहीं दे रहे हैं आप लोग, खराब करते जा रहे हैं। सदन में देखो ना, सदन में देखो, आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। क्यों डर रहे हो? अमेरिका खुद आया है ट्रेड डील करने के लिए, भारत नहीं गया। देखिए क्या किरण जी, देखिए विपक्ष का काम क्या है? वहाँ संसद में राहुल गांधी बुली करते हैं किसी को ट्रेटर बोल के, ये यहाँ बुली कर रहे हैं। इनको चर्चा करनी नहीं है, ये बुली खेल रहे हैं। जैसे होता क्या है, बना रहे हैं राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाकर भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं। क्या बात? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये गलत है। जिस आदमी का दादा पंजाब के आतंकवाद में शहीद हुआ है ना, उसको ट्रेटर बोल रहे हैं राहुल गांधी, है ना? ये सोचिए। इसका भी जवाब दीजिए। नाराज है रवनीत सिंह बिट्टू, इसके अलावा सिख समुदाय भी ट्रेटर क्यों क्या है? अरे इनके कहने से नाराज है। ये उन्हीं को आतंकवादी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, आज ज्ञान बांटने चले हैं। उन्हीं किसानों को कहते थे खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये गाड़ी से कैसे चल रहा है, किसान है। ये अगर इन्होंने कह दिया, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान अपने पास चलाने के लिए दिया गया था, फेल हो गया, इसीलिए हम लोग सरकार में। कौन फेल हो गया? मोदी की सरकार है। कौन फेल हो गया? उत्तर प्रदेश चुन के आए। अरे चुन के आएंगे ना, जो योगी नंबर 1 एक मुख्यमंत्री बना हुआ है पूरे देश में, क्यों बना हुआ है? देखिए चलिए ये ठीक है, पूरा पॉइंट नोट करके मैं आ रही हूँ, आप लोग के पास आ रही हूँ। पब्लिक, हाँ आप क्या कहना चाहें जी? भाई साहब ने कहा, हाँ विनय जी आपके लिए, विनय जी ने कहा कि हमारा देश वो है कि इन्होंने कहा कि अभी कि चंद्र भगत सिंह आज फांसी पे चढ़ाने वाले कांग्रेस पार्टी है उनको, और तुम उनका वो कर रहे हो। वो समाजवादी थे, आप समाजवादी थे हो। कांग्रेस पार्टी थे। और ये कह रहे कि हम पब्लिक अब ये युवा पीढ़ी को मजबूत करेंगे। आज से पहले 70 साल में क्या मजबूती कर दी इन्होंने? क्या मजबूती? अच्छा, जिनके साथ आपका गठबंधन है, पूछ रहे हैं। इनको नहीं पढ़ा है, जो आदमी मार्क्स को नहीं पढ़ा है वो समाजवाद की बात नहीं कर सकता। तो समाजवाद का एक्चुअल मीनिंग ठीक है, सवाल वहाँ से आपके गठबंधन में इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, 70 साल में आपने क्यों नहीं मजबूत कर दिया? 70 साल में कोई मजबूती नहीं है। और आप भगत सिंह को, आपने भगत सिंह को फांसी में सजाने वाले वही तो है कांग्रेस। चाहते तो महात्मा गांधी रोक सकते थे। अरे क्या क्या बताए, सारा कुछ तो उसी समय का बना है। सारा तो कह रहे क्यों नहीं? 5 किलो अनाज पूछ लेते हैं। हाँ वो कह रहे सारा तो कांग्रेस नहीं बनाया है। क्या बनाया कांग्रेस ने, ये बताओ मुझे। क्या बनाया? चलिए ठीक है, दर्द हो रहा है आपको, तकलीफ हो रही है, ठीक है आप लोग हाँ कुछ कहेंगे? आप तो बहुत बोल रहे थे। ये जैसे हमारे बड़े भैया कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि गठबंधन हम 29 वोटें लाए हैं। वो जो वोटें आई हैं ना, जो सीटें आई हैं, वो प्रत्याशी चेहरों पे आई हैं, पार्टी के चेहरे पे नहीं आई है। गठबंधन में सीटें नहीं आई है। वो जो प्रत्याशी है वहाँ के प्रत्याशियों के चेहरे पे आप 29 सीटें ले आए हो। बाकी कहाँ गई? पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी का कोई इतना रोल नहीं है। चलिए सबका, वो बार बार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। क्या होता है मैं बताऊं। एक समय था कि माननीय कल्याण सिंह जी जैसा
पिछड़ों का नेता कोई था नहीं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। जब पार्टी से अलग हुए तो आपको पता है क्या हालत हुआ। तो वोट पार्टी की विचारधारा को मिलता है और कैंडिडेट के काम को मिलता है। ये गलत है। चलिए हाँ, देखिए अभी तक हो क्या रहा है, ये सिर्फ ना गोल पोस्ट चेंज करते चले जाएंगे, गोल पोस्ट चेंज करते चले जाएंगे। रियली में अगर जो भारत ने, अरे देखिए ना, रुक जाइए ना, देखिए है क्या कि भारत ने क्या कुछ अचीव किया? बिल्कुल किया। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अगर जब बड़ी इकोनॉमी बनते हैं तो सबको पैसा। अब अच्छा ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना पूरा का पूरा नोएडा, हाँ बताइए यहाँ बेरोजगार हैं लोग। अगर जो यहाँ ये कंपनी बिल्कुल बंद है, सारी की सारी यहाँ रोजगार करने के लिए आते हैं। अभी 15-20 दिनों से खाली बैठा हूँ, 4 आदमी आए हैं गाँव से यहाँ पे, कोई नौकरी नहीं है। अरे कोई नौकरी गाँव से आए तो 15-20 दिन में थोड़ी ना नौकरी लगेगी। हाँ चलिए, हाँ आ रही हूँ हाजिर नाज़रीन आपके पास। सरकार जो बनी है आपने कहा, तो मैं उस पर कह दूं, ये जिस्म झुक करके बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं हूँ, ये जनता सजदे में नहीं है, आपको धोखा हुआ होगा। मैं बता दूं आपको, आप ये सोच रहे इन्होंने सुनाई है हमारी अपने लिए, सरकार बन गई, चाहे हम देश को बेचे, चाहे कुछ भी करे, जनता हमको माफ करेगी। लेकिन देखिए आज आपको एक टांग पे कर दिया ना, कल दोनों टांग काट दिया जाएगा। देखिएगा हम क्या, हमें कहरे शरीर के ना, हमें झुकने में प्रॉब्लम, ना बैठने में प्रॉब्लम, ना खड़े होने में प्रॉब्लम। जिनको प्रॉब्लम होगी वो वैसी शायरी गा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो आरएसएस को बार बार टारगेट करते हैं, कई बार कहते हैं वो तो बीजेपी और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं, नो डाउट। लेकिन इसमें एक ये भी चीज है ना कि मोहन भागवत ने ये कहा कि अगर राम मंदिर को बनाने में जैसे बीजेपी ने सहयोग किया, अगर कांग्रेस करती, दूसरी पार्टियां करती, तो आरएसएस का साथ उनको भी मिलता। क्या गलत कहा? हाँ किरण जी, हाँ किरण जी देखिए, मैं आ रही हूँ इसमें, आपसे भी लूंगी विनय जी जवाब। बयान को तो हमने पूरी तरीके से 100% समर्थन करा। और आपने एक धुरंधर का डायलॉग सुना होगा कि घायल हूँ तो इसलिए घातक हूँ। क्या बात है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। भाई मुद्दों की बात तो करूंगा। मेरा ये पूछना है विनय जी वाइंड अप का समय हो रहा है। विनय जी वाइंड अप का समय हो रहा है, समापन का समय। मेरा ये जानना है कि 18% हुआ, क्या ऑपोजिशन को कोई खुशी नहीं है? मतलब ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ बना करके टाइम निकल के 2.5% बढ़ेगी तब तो धीरे धीरे चीजें कम होगी ना। अरे धीरे धीरे चीजें। और पापा क्यों बताएंगे? आप पापा बना रहे हो भाई। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड। देखिए आप ट्रम्प को पापा बना रहे हैं, बाकी भारत की जनता नहीं बना रही है। किरण जी देखिए, यहाँ कपड़ों की बात हुई थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुनकर समाज वालों से, मेरे भाइयों से पूछ लो कितने परेशान हाल है बुनकर समाज, क्योंकि जो कपड़े के पैदाइश हुआ करते हैं लोग, उनके हालात तो पूछिए, लेकिन बुनकर समाज के बारे में बातें नहीं होंगी, बातें अमेरिका की बातें करेंगे। ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस गर्मा गर्म बहस के लिए। वही जनता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए। रुकेंगे एक थोड़े से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।